जी ABCD स्वीडन के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। मैं हूं जमाल अदल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी, नई अपडेट आई है। द लोकल वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने ये अपडेट पढ़ी है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा कि आप खुद भी आके पढ़ सकें। बुनियादी तौर पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बेसिकली जो नया वर्क परमिट लॉ आ रहा है, मिनिमम थ्रेशोल्ड का, मिनिमम सैलरी का 27,360 रुपये। इसमें एक तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसमें साल ब साल यानी कि ईयरली इसमें इजाफा होता जाएगा। अभी ये इस साल का कह सकते हैं कि 27,360 क्राउन है, यानी कि मीडियम सैलरी जो होगी स्वीडन की, अगर वो बढ़ती जाती है सालों साल तो इसमें इसके भी बढ़ने इन्हें भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाना है। ये एक चीज़ तो ये वाजह होके आ गई है, ठीक है। यानी कि आज, क्योंकि पिछले साल जब इन्होंने अनाउंस किया था पिछली दफ़ा, तो तब 26,560 था। अभी इन्होंने उसी कानून के अकॉर्डिंग 27,360 कर दिया है और अगले साल और हर साल इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी यानी कि बढ़ाए जाएंगे इसको। इसके अलावा दूसरा जो मेन नुक्ता है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो अपडेट आई है, तो क्या ये नई एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होगी? हाँ, नई एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होगी। और इसके अलावा दूसरा सवाल ये बता, तो क्या जो ऑलरेडी इन प्रोसेस है एप्लीकेशंस, उनके ऊपर अप्लाई होगी कि नहीं? तो इसमें मेरा जवाब है कि अकॉर्डिंग टू जो नई अपडेट है, जो नई डेवलपमेंट है, उसका जवाब ये है कि भाई ये नई एप्लीकेशंस के साथ साथ पुरानी एप्लीकेशंस के ऊपर भी लागू होंगी। लेकिन इनके आपने अगर एप्लीकेशन डाली हुई है, एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर ये लागू होगी, लेकिन उन बंदों के ऊपर लागू नहीं होगी जिन लोगों ने, जिन भाइयों के डिसीजन आ चुके हैं। मिसाल के तौर पे किसी की एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट हो गई है, तो उस बंदे ने अपील कर दी होगी। जिस बंदे ने अपील करी होगी उस बंदे के ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन जिस बंदे ने नई एप्लीकेशन डाली या एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, केस फीसर वगैरह नहीं लगा, उन बंदों के लिए जिनके केस फीसर लग गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं, उनके लिए तो अपील में जाएंगे, ये कानून लागू नहीं होगा 1 नवंबर वाला, यानी कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है सैलरी का। लेकिन इसके साथ ही जो जिन्होंने अपील की हुई है उनके ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन जिनकी इन प्रोसेस हैं, अभी केस फीस वगैरह नहीं लगा, इन प्रोसेस है एप्लीकेशंस, उनको, चाहे वो रिन्यूअल के लिए गए हुए हैं, चाहे वो नई एप्लीकेशंस हैं, उन मेरे भाइयों के लिए बुरी खबर है कि उनके लिए ये लागू हो जाएगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट छोटा है तो आप उसको इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करने की कोशिश शुरू कर दें। इसके अलावा ये जी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये 13,000 से बढ़ा के, आज की तारीख तक 13,000 है, ठीक है। 13,000 से बढ़ा के 27,360 करोड़ मिनिमम रिक्वायरमेंट कर दिए, जो अभी से लागू होगी। तो जैसे जैसे इसमें मीडियम सैलरी में बढ़ोतरी आती आएगी, इसको भी बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें जी ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन जितने एप्लीकेंट्स हैं, इनमें से 10 से 20% बंदे इस जो नई अपडेट है इससे इफ़ेक्ट होगा उनको। यानी कि अगर किसी को नुकसान होगा तो वो 10 से मैक्सिमम 20% बंदों तक इसका इम्पेक्ट होगा। तो बुनियादी तौर पे वर्क परमिट को, कानून को रीटाइटन यानी कि मुश्किल करना चाहते हैं। तो जो बंदे रिन्यूअल के लिए जाते हैं या फिर परमानेंट रेजिडेंस परमिट हासिल करते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा करना इनका मकसद है, या सिटीज़नशिप हासिल करते हैं। तो इसमें जी जो वर्क परमिट, सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंस परमिट, इन सभी के लिए ये मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी ये सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जो ईयू से आए हुए लोग हैं, यूरोपियन यूनियन से, क्या उनके ऊपर लागू होगा जी? हु विल बी एग्जाम्प्ट में जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिनके केस इन प्रोसेस थे और रिजेक्ट हो गए हैं और वो अपील के प्रोसेस में है, उनको छूट है जी इस कानून से जो 1 नवंबर को आ रहा है। और इसके अलावा यह कैटेगरीज हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। पीपल मूविंग इन टू स्वीडन अंडर द ईयूज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रूल। ईयू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के तो ये परमानेंट रेजिडेंस परमिट वाले भी हो गए।
एंड आर नॉट कवर्ड बाय द सैलरी रिक्वायरमेंट, इनको कवर नहीं करेगी सैलरी रिक्वायरमेंट, एज दे डू नॉट नीड अ वर्क परमिट, इनको वर्क परमिट की क्योंकि ज़रूरत नहीं होती। वर्क परमिट की क्यों तो ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये फिर पासपोर्ट की कैटेगरी की बात करें, यूरोपियन पासपोर्ट की, ठीक है। एंड लिव्ड टू लिव एंड वर्क इन द कंट्री, रहने और काम करने के लिए कंट्री में, तो ये फिर बात कर रहे हैं पासपोर्ट की। तो आगे जी किसकी बात करें, द चेंजेस आल्सो डू नॉट अप्लाई टू नॉन ईयू सिटीजन, नॉन ईयू सिटीजन के ऊपर ये चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे इन स्वीडन, स्वीडन में, ऑन अदर रेजिडेंसी permit than work permit. People moving to Sweden under the EU freedom. EU freedom में तो बेसिकली पीआर वाले भी आते हैं। EU freedom में तो पीआर वालों की भी कैटेगरी आती है जिनमें के उनको परमिशन होती है मूव करने की और जाके काम करने की। तो बाकी मज़ीद इसको क्लैरिटी की ज़रूरत है कि क्लियर करेंगे जब ये अपडेट आएगी या कानून वगैरह बनेगा। तो सीजनल वर्क एग्रीकल्चर वर्कर के लिए सीजनल वर्क परमिट, जैसे कि एग्रीकल्चर का हो गया या फिर होटल वगैरह लाइन का भी होता है, तो इनके लिए भी इस कैटेगरी से छूट है जी, ठीक है। तो एग्जाम्पशन है जी फॉर न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड से, एज द पीपल होल्डिंग अ EU ब्लू कार्ड, जो ब्लू कार्ड EU ब्लू कार्ड रखते हैं उनको भी छूट है जी। एज द पीपल एन ICT परमिट कौन सा होता है जी, यहाँ पे जी बता रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र विद इन मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जाएंगे ICT के अकॉर्डिंग टू। और इसके अलावा कैटेगरीज हैं, अदर कैटेगरीज दूसरी कैटेगरीज हैं दैट आर कवर्ड बाय द एग्जाम्पशन आर प्रोफेशनल एथलीट, AU पेयर्स, इंटर्न्स टेकिंग पार्ट इन द एन इंटरनेशनल एक्सचेंज और एंड रिसर्चर्स। ये वो कैटेगरीज हैं जिनके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इनकी जो मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट है, ये वो कैटेगरीज हैं, इनके लिए नहीं है, ठीक है। तो मज़ीद अगर देखें, अभी तो इनको क्लैरिटी नहीं है, अभी ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि क्या पासपोर्ट वाले सिर्फ या फिर पीआर वाले भी जो EU लॉ के अंदर आ रहे हैं उनको भी छूट है कि नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ अपडेट अगले दिनों में जब भी आएगी, मेरे पास अपडेट आई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपके साथ कोई अपडेट आती है तो आप ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कि मैं आगे दोस्तों तक शेयर कर सकूँ। फ़िलहाल के लिए आज की जो अपडेट है मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करें।